हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मोहम्मद जमान चौधरी और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमने देखा था पहले, इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देखा है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देखा है। तो आज का जो मेन टॉपिक है ना, इसमें हम देखेंगे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन सा है और कौन कौन सा स्टैंडर्ड हमारे लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कल भी बता दिया था कि हम खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 तक ही पढ़ेंगे। 15 काफ़ी है। और एक एक स्टैंडर्ड के अंदर ये जो है ना, अगर हम डिस्क्राइब करने लगेंगे तो बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए, आपका जो एग्ज़ाम है ना एपीडीसीएल वाला, तो इसमें खाली आपको नाम ही याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? क्वेश्चन ये पूछेगा, ये बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन किस चीज़ के लिए है, नाम बता देगा नीचे। जैसे कि अब यह देख रहे हैं ना आपकी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, कैश फ्लो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन बता दे, पूछ लेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन क्या है। आपको खाली नाम ही बताना होगा। या तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज बता देगा, जैसे कि ये 2 नंबर में है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर बताना होगा। पूछेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर क्या है, बताइए। तो हम जो है ना थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ है। तो देखते हैं आगे। नॉर्मल ग्रेजुएशन की कोर्स में क्या होता है, ग्रेजुएशंस हो या मास्टर्स हो, या किसी ने अगर सीएस किया हो तो उन्हें पता होगा, सीएमए किया होगा तो इन्हें पता होगा कि ये सब चीज़ें जो है ना, अंदर बहुत बहुत सारी चीज़ें और भी है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी होती है। हाँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस करके पूरा न्यूमेरिकल्स भी है। तो ये भी पता होना चाहिए। तो हमें जो है इस एग्ज़ाम के लिए उतना कुछ तो ज़रूरी है नहीं, खाली नाम कम से कम याद रखना होगा। और नाम याद रखने के लिए भी टेक्निक है। आप अगर सिस्टेमेटिकली याद रखेंगे ना निमोनिक्स के थ्रू, तो बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और आपको कभी रिवाइज भी शायद करना ना पड़े, सही से अगर पढ़ लेंगे तो। चलिए देखते हैं। पहला ये जो है एक्सक्यूज मी, नंबर वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये क्या है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग? डिस्क्लोज मतलब क्या? डिस्क्लोज करना मतलब क्या? डिस्क्लोज करना मतलब शो करना, शो अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज जैसे हमने पहले बताया था, अकाउंटिंग की बहुत सारे पॉलिसीज है। तो अलग अलग अकाउंटिंग, अलग अलग जो है बिजनेस, अलग अलग फर्म अलग अलग पॉलिसीज यूज करती है। तो उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई कुछ भी यूज़ करे, कोई भी पॉलिसी यूज़ करे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन कहता है तुम कोई भी पॉलिसी जो है अप्लाई करो, लेकिन जो पॉलिसी यूज़ कर रहे हो कम से कम वो क्लियरली क्या करना है, वो क्लियरली तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कब? जब तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे ना ईयर एंडिंग में, तब तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा तुमने कौन कौन सा पॉलिसीज यूज़ किया है। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, देखिए समझ में आएगा क्लियरली आपको। एक तो होता है, आपने नाम सुना होगा, कैश बेसिस, ठीक है। और एक है एक्रूअल बेसिस। ये है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूअल बेसिस। अब ये कैश बेसिस है क्या? कैश बेसिस ये है कि आपने समझ लीजिए कोई सामान बेचा है या कुछ परचेज किया है, तो जिस वक्त आप कैश देंगे ना, बिजनेस से जब कैश जाएगा या तो बिजनेस में जब कैश आएगा, तभी आप रिकॉर्ड करेंगे, इससे पहले आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और एक्रूअल है उसका उल्टा। एक्रूअल क्या है? आपने जब बेच दिया सामान या कहीं से सामान परचेज कर लिया, आपको पैसा मिले ना मिले, आपने दिया हो ना हो, ट्रांजेक्शन नॉर्मली ये हो गया ना, तो जब ड्यू हुआ या एक्रू हो गया तभी रिकॉर्ड कर लेना है। ये कहता है एक्रूअल बेसिस। अब अगर सोचिए, अगर कोई बिजनेस फर्म जो है वो 6 मंथ तक ये यूज कर रहा है, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहा है, और लास्ट 6 मंथ यूज कर रहा है ये एक्रूअल बेसिस, तो ईयर एंडिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, प्रॉब्लम होगा कि नहीं बिजनेस फर्म को? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसे पता भी नहीं चलेगा। और जब बैलेंस शीट बनाएगा, अलग अलग होता है ना, जर्नल एंट्रीज बनाएगा, लेजर बनाएगा, फिर जाके ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बहुत सारी चीजें बनाना पड़ता है। तो उसमें जो उसे दिक्कत हो जाएगी, उसे भी पता नहीं चलेगा, कभी पैसा ज्यादा आ जाएगा। ये जो है ना कंसिस्टेंसी, एक तो है अपना ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, और दूसरी बात ये है कि कोई भी पॉलिसी यूज करो पहले डिस्क्लोज करो, और कंसिस्टेंसी भी रखना है। तो ये जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन क्या कहता है, कौन सा पॉलिसी यूज कर रहे हो वो डिस्क्लोज करो। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू क्या कहता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अब इन्वेंटरी का मतलब क्या है? ये जो है व्हाट इन्वेंटरीज, पता ही होगा आप लोगों को। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक होता है बिजनेस में। स्टॉक क्या है बिजनेस में? एक तो ओपनिंग स्टॉक रहता है, एक क्लोजिंग स्टॉक रहता है कि नहीं?
तो इन्वेंटोरीज जो है आपका ईयर एंडिंग में आपके पास कितना सामान बचा है अभी भी। समझ लीजिए आपका आलू का बिजनेस है, ठीक है। तो ईयर एंडिंग में आपके पास 50 किलो आलू बचा हुआ है। कितना किलो? 50 किलो। ये हो गया आपका इन्वेंट्री। तो ये जो है 50 किलो आपने लिया था, इसका जो परचेज प्राइस था ना, आपने 50 किलो पर किलो 10 रुपए में लिया था। कितने रुपए में? पर किलो लिया था 10 रुपए में। अब जो है इसका मार्केट प्राइस बढ़ के हो गया 15 रुपए पर किलो। पर किलो हो गया 15 रुपए, ठीक है। सेलिंग प्राइस अलग है, आपने कभी 12 रुपए में बेचा, कभी 13 रुपए में बेचा। तो अब जो है ईयर एंडिंग में आप रिकॉर्ड करेंगे ना इन्वेंट्रीज, तो किस प्राइस में रिकॉर्ड करना है? ये वाला या ये वाला? समझने वाली बात है ना, किस प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे? खरीदा तो आपने इस प्राइस में, और अभी मार्केट प्राइस ये चल रहा है, किस प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे? तो ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ये वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, यही बताता है कि कौन सा प्राइस में आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यही बताता है। अब ठीक है, अब आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा आप लोगों ने। कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादातर कंपनीज ही बनाते हैं, कंपनीज वाले बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बिजनेस में कितना पैसा आया और बिजनेस से कितना पैसा गया, वही रिकॉर्ड होता है बस। ओनली कैश। इसमें जब पैसा आता है तो क्या कहते हैं? कैश इनफ्लो। पैसा अगर आया तो हुआ कैश इनफ्लो, और अगर पैसा गया बिजनेस से तो होता है कैश आउटफ्लो। क्या होता है? कैश आउटफ्लो। तो वही इनफ्लो आउटफ्लो, बस वही रिकॉर्ड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यही बताता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या कहता है। देखिए, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स ओकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये वर्ड बहुत ध्यान से देखिए। कंटिजेंसीज आपने पढ़ा होगा, कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लाइबिलिटीज। तो कंटिजेंसी क्या होता है? कंटिजेंसी का मतलब होता है, मतलब कोई भी चीज अभी तो कुछ फिक्स नहीं है, इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। समझ लीजिए, जो कंटिजेंट लाइबिलिटी हम पढ़े थे पहले, कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट एसेट, ये ऐसा वो एसेट है। कंटिजेंट ऐसे वो एसेट है जो अभी तो एसेट हमारे लिए एसेट है नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया कि ये एसेट बन सकता है, यही है कंटिजेंट एसेट, ठीक है। तो लाइबिलिटी भी ऐसा है। समझ लीजिए, लाइबिलिटी का एग्जांपल क्या है? कंटिजेंट लाइबिलिटी का एग्जांपल, किसी ने आपके ऊपर केस डाल दिया, डिफेमेशन केस। तो अगर आप हार जाएंगे उसमें, तो आपको कितना देना पड़ेगा? आपको समझ लीजिए 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो आप अगर हार गए तो ही देना पड़ेगा, तो वो कंटिजेंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। वो अगर हुआ, आप अगर हारे तो देना पड़ेगा 1 लाख रुपए, और अगर आप जीत गए तो आपको मिल जाएगा कितना? 1 लाख रुपए। तो वो हो गया आपके लिए कॉन्टिजेंट एसेट, ठीक है, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। तो यह इवेंट क्या है? इवेंट है कोर्ट का डिसीजन। अगर कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में आया तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, वो हुआ आपका कंटिजेंट एसेट। और आपके अगेंस्ट में आया तो आपको देना पड़ेगा 1 लाख रुपए। तो ये क्या हो गया? ये कंटिजेंट लाइबिलिटी हो गया। तो ऐसे ही कंटिजेंट, क्या कंटिजेंट, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ओकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आपने बैलेंस शीट बना दिया, ठीक है, बैलेंस शीट बन गया, इसके बाद कोई कंटिजेंसी कुछ हो गया, अभी मैंने जैसे बताया, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आ गया, आपको कोई नया एसेट मिल गया। लाइबिलिटी समझ लीजिए, या तो आपका लाइबिलिटी बढ़ गया या समझ लीजिए कम गया। एसेट के साथ भी यही तो हो सकता है ना, कि आपका एसेट किसी तरह एसेट बढ़ गया हो या किसी तरह एसेट कम गया हो। इसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ है जो कुछ भी हुआ है, करंट फाइनेंशियल ईयर में। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अकाउंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो ना, उसी साल में ही हुआ है, लेकिन आपने बैलेंस शीट बना दिया। ऐसा तो नहीं कि अच्छा बैलेंस शीट का जो डेट है, आप डेट कौन सा डेट डालेंगे? 31 मार्च। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि हर कोई 31 मार्च में ही बनाएगा। एक रिस्क रहता है ना कि एक दिन में बने ना बने, तो लोग क्या करते हैं, ये 4-5 दिन पहले ही बना लेते हैं। तो 4-5 दिन समझ लीजिए, ये 30 मार्च को बन के तैयार हो गया। कितना? 30 मार्च को बन के तैयार हो गया, 30 मार्च। और कोई कंटिजेंसी आ गया कब? 31 मार्च को। ये सब क्या हुआ? ये सब कब आया? 31 को आया। तो एक दिन बाद दूसरे दिन आया। ईयर तो वही है, फाइनेंशियल ईयर अगर देखा जाए ना तो वही है।
जीसीआर में अपने बैलेंस शीट बनाया वही है, लेकिन कंटिजेंसी कब आया, कंटिजेंसी आया है स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनने के बाद। तो वो जो है आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना है, वही बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए, नेट प्रॉफिट क्या है आपको पता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। हमें जब ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ग्रॉस प्रॉफिट से हम जब क्या करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, और कुछ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम भी होती है, तो इनडायरेक्ट इनकम को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कुछ चीजें जो है ऐड लेस करने के बाद हमें मिलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। वो कब आता है, कहाँ से निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर निकालते हैं हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो ये जो है, और प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड, प्रायर का मतलब क्या है, प्रायर मतलब है जिस ईयर आप बना रहे हो ना, इससे पहले का प्रायर, पहले का प्रायर मतलब पहले, पहले का। तो प्रायर पीरियड का, इससे पहले का अगर कोई आइटम्स है, और अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंजेस किया है, अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंजेस किया है, कब किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल ईयर के बीच में, अगर कहीं पे भी किसी वक्त पे अपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस किया हो, कोई भी बदलाव लाया हो, तो वो भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ये पता चलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, मैंने पहले ही बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस है, एक तरीका बताता है वो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, यही है। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बताता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन आपको पता होगा, डेप्रिसिएशन क्या है, जो फिक्स्ड एसेट होता है ना, हम फिक्स्ड एसेट को क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट को, फिक्स्ड एसेट से हर साल किसी एक पार्टिकुलर रेट से हम अमाउंट कम करते रहते हैं, या तो एक फंड बनाते हैं डेप्रिसिएशन का। क्योंकि इन फ्यूचर समझ लीजिए हमने एक मशीनरी खरीदा है, और हमें लग रहा है कि ये 10 साल में मशीनरी खराब हो जाएगा, तो आफ्टर 10 years अगेन वी हैव टू परचेज दैट मशीनरी, इजंट इट। सो फॉर दैट वी विल क्रिएट ए फंड कॉल्ड डेप्रिसिएशन फंड। तो वही जो है ना कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम कितना लेंगे, समझ लीजिए मशीन का जो प्राइस है वो है 10 लाख रुपए, सॉरी, और मशीन चलेगा 10 years तक। तो हमने डिसाइड किया है, देखिए ये 10 years तक चलेगा, तो डेप्रिसिएशन करते हैं हम सिंपली पर ईयर 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन कर लेंगे पर ईयर। कितना रुपए का, 1 लाख का डेप्रिसिएशन पर ईयर, 1 लाख का डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज, कुछ चीजें जो है ना वो थोड़ा अलग है। उन चीजों में जो है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि रेट कौन सा, किस रेट में लेंगे, क्योंकि हम अपनी मनमर्जी से नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ टैक्स का भी मैटर होता है। देखिए यहाँ टैक्सेशन का मैटर कैसे होता है, देखिए अब जितना डिप्रिसिएशन लेंगे, डिप्रिसिएशन आप जितना ज्यादा लेंगे, आपका नेट प्रॉफिट उतना ही कम आएगा, है कि नहीं। जितना प्रॉफिट कमाएगा आप उतना कम टैक्स देंगे। तब हर कोई यही ना चाहेगा कि हम डिप्रिसिएशन ज्यादा से ज्यादा लें, ताकि हमारा प्रॉफिट कम आए। जब प्रॉफिट कम आएगा और डिप्रिसिएशन का जो पैसा है ना वो आपको कहीं देना नहीं पड़ रहा है, वो बिजनेस में ही रहता है। ये जो है ना एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। तो हर बिजनेस जो है, हर कोई यही चाहेगा, तो इसमें भी दिक्कत है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कहता है नहीं, तुम्हारा मनमर्जी नहीं चलेगा, हम बताएंगे कौन सा रेट किस पे लगाओगे। तुम फिक्स्ड है, फिक्स्ड आई, तुम्हारा फिक्स्ड एसेट है, कौन सा एसेट, तुम नाम बताओ, गाड़ी है, बिल्डिंग है, क्या है, तुम खाली एसेट का नाम बताओ, हम तुम्हें रेट बताते हैं। तो यही रेट कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ठीक है, अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन आपको पता है कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन का मतलब है ये जो काम वगैरह होता है ना, कंस्ट्रक्शन का काम, रोड का, बिल्डिंग्स का, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आता है।
तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट्स में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस है। अपना जो है कॉन्ट्रैक्टर अपना मनमर्जी नहीं चलाता। उसने अगर अगर समझ लीजिए कोई एक कंट्रैक्टर है, उसे पूरा फ्रीडम दे दिया गया, तुम जो है अकाउंट्स अपने हिसाब से रिकॉर्ड करो, तो वो क्या करेगा? 100 रुपए का सामान खरीदेगा कहीं से, क्या दिखाएगा? कभी उसे 120 रुपए में दिखाएगा अपने फायदे के हिसाब से। तो कभी अगर लग रहा है कि नहीं, ये 100 रुपए को हम थोड़ा कम दिखाए ताकि टैक्स बच जाए, तो वो 90 रुपए दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी है, यह प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 7 है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, ये क्लियरली वही बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जब कंस्ट्रक्शन का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में आपको कौन कौन सा आइटम, एक एक सिचुएशन पे, अलग अलग सिचुएशन पे कौन कौन सा एक्शन कैसे लेना है, वही बताता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, इनका क्या हुआ? इनका ये हो गया, रेस्ट इन पीस हो गए। कैसे? ओके, तो इनका रेस्ट इन पीस कब हुआ? इनका रेस्ट इन पीस हुआ है जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आया था। जब 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आया था, तब इनका रेस्ट इन पीस हो गया था। उन्हें विड्रॉ कर दिया गया। तो चाचा जी, चल बसे, चलो छोड़ो। अब ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है बिजनेस का जो इनकम होता है ना, उसे कहते हैं रेवेन्यू। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब है, क्या मतलब है? रिकॉग्नाइज करना। कब रिकॉग्नाइज करोगे? कब अपना जो रेवेन्यू है उसे अपना इनकम मानोगे, कब रेवेन्यू मानोगे, वही बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने जो पहले बताया था, कैश कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो आपने कोई सामान बेच दिया, ठीक है, कहीं सामान सेल किया है, आपको पैसा मिला नहीं, क्रेडिट में सेल किया है। सेल कैसे किया है? क्रेडिट में। ये क्रेडिट सेल है, आपको पैसा मिला नहीं। या तो कहीं से परचेज किया है, परचेज भी है क्रेडिट में। ठीक है, क्रेडिट में परचेज किया है, ना पैसा दिया ना पैसा लिया, लेकिन सेल परचेज तो हुआ है। बिजनेस में कुछ तो आया है, कुछ तो गया है। क्या? गुड्स आया था, गुड्स गया भी है, पैसा तो नहीं आया। लेकिन आपका इनकम हुआ कि नहीं? देखिए, आपने जो सामान 100 रुपए में खरीदा था, वो आपने बेच दिया 150 रुपए में। सामान आया है और सामान चला भी गया। ना पैसा आपने दिया है, और ना सेल्स के बाद ना पैसा दिया है और ना पैसा लिया है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपका 50 रुपए का जो है इनकम हो गया। अब ये जो है 50 रुपए का इनकम आपको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, और आपको कितना रिकॉर्ड करना है, यही बताता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। यही स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताएगा कि ये 50 रुपए जो है वो आपको रिकॉर्ड करना है कि नहीं रिकॉर्ड करना है। मैंने तो ये खाली एक ही एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो एक एक सिचुएशन पे यही स्टैंडर्ड बताएगा कि वो रेवेन्यू है कि नहीं, उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है, वही बताएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ये है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, जिसको और एक नाम से भी जानते हैं हम, पीपीई। पीपीई का मतलब क्या हुआ भैया? पीपीपी, ये हॉर्न नहीं है। पीपीई का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये देखिए अलग अलग है। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, सब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। तो जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, तो मैंने बताया था, अपने मशीन जो है, अपने एक मशीन लिया था, मशीन अपने, मशीन का जो है
कॉस्ट प्राइस जब आपने लिया था तो था 10 लाख रुपए। और अब इसका जो है मार्केट प्राइस चल रहा है 20 लाख रुपए। ठीक है। तो आपको ये लिया था आपने 2010 में, और ये अचानक ऐसा कुछ हो गया कि 2011 की एंड तक ये 20 लाख रुपए हो गया। अब जब आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे ना 2010 में, जाहिर सी बात है आप यही, सॉरी, एसेट साइड में दिखाएंगे ना, तो यही दिखाएंगे। तो 2000 2001 में, सॉरी 2011 में कौन सा प्राइस दिखाएंगे, कौन सा दिखाएंगे आप? 10 लाख, 20 लाख, कौन सा दिखाना है? क्योंकि अमाउंट जितना आएगा उसी के ऊपर आएगा डिप्रिसिएशन, तो अलग अलग हिसाब से हिसाब है इसमें। तो बहुत सारे चीज ना लिंक्ड रहता है, एक के साथ एक लिंक रहता है। तो ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, तो ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बताएगा क्या, ये जो है 10 लाख रुपए रिकॉर्ड करेंगे या 20 लाख, कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना है, और ये किस बेसिस पे बताएगा। तो आपको ये दिखेगा कि ये टाइम, टर्म कितने दिन के लिए है ये मशीन, तो उसी के बेसिस पे बताता है कि आप ये कॉस्ट प्राइस करिए या मार्केट प्राइस करिए। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताएगा। ठीक है। अब आइए अपना नेक्स्ट क्यूट सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या बताता है? इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब बताइए फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या? फॉरेन एक्सचेंज जैसे कि देखिए, इंडिया में क्या है, रुपीज है, अमेरिका में क्या है, डॉलर है, तो इंग्लैंड में क्या है, पाउंड है। तो अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी है। तो हमारे लिए अपना रुपीस के अलावा जो कुछ भी है सब फॉरेन करेंसी है कि नहीं? तो सबका जो है वैल्यू अलग अलग होता है। आज अगर समझ लीजिए, आज का जो मार्केट प्राइस है नॉर्मली लगभग, पूरा तो एग्जैक्टली नहीं पता, अ, डॉलर के अगेंस्ट अगर देखेंगे ना, तो एक डॉलर लगभग 83 रुपीस के आसपास चल रहा है कि नहीं? तो ये क्या है, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका मतलब अगर एक डॉलर खरीदना है आपको तो 83 रुपीस देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये रेट जो है ना, ये चेंज होता रहता है। एक डॉलर कभी 83, कुछ दिन पहले 84 था, लोएस्ट आ गया था। ठीक है, इससे पहले 84 कभी नहीं गया, ये लोएस्ट हो गया था। इससे पहले 82। तो ये जो है ना रेट, ये फ्लक्चुएटिंग, ये चेंजेस होता रहता है इसमें, ये फ्लक्चुएटिंग है, चेंजेस होता रहता है रेट में। तो अब किस रेट में? अब अगर समझ लीजिए आपका एक डिपार्टमेंट है या तो ब्रांच है अमेरिका में, और आपका जो हेडक्वार्टर है ना ये दिल्ली में है। तो आपका जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है वो रिकॉर्ड करता है अपना ब्रांच ऑफिस का जितना भी ट्रांजैक्शन है, अपने हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता है। तो अब बताइए ब्रांच ऑफिस में जो ओपनिंग स्टॉक था, ये अपने हिसाब से, वही मैं 10 लाख रुपए बताऊंगा, 10 लाख रुपए से प्यार है भाई मुझे, तो 10 लाख रुपए का था। और क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, ये है, 20 लाख से भी प्यार हो गया, 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख रुपए का। लेकिन ये जो है ना, ये कहाँ पर है, किस किस ब्रांच में है? ये यूएस वाली ब्रांच में है, यूएस, यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में है। अब ये बताइए, अब जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना ब्रांच ऑफिस दिल्ली ब्रांच में, हम जब रिकॉर्ड करेंगे इसका अमाउंट, तो ये जो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, हाँ ये जो 10 लाख रुपए है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये डॉलर होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए था भाई। यूएसए कब से रुपये यूज करने लगे यूएसए वाले? डॉलर है, डॉलर डॉलर, डॉलर डॉलर, क्या है, डॉलर। भैया इधर गुस्सा मत होना, आ, ये चला जाओ, तुम भी चला जाओ। ठीक है, चले गए दोनों। ठीक है, ये डॉलर है। अब ये 10 डॉलर, 20 डॉलर है। लेकिन इंडिया में जब आएगा, इंडिया वाले थोड़ी ना रिकॉर्ड में डॉलर में रिकॉर्ड करेंगे, किस में रिकॉर्ड करेंगे, रुपीज में रिकॉर्ड करेंगे। अब रुपीज में रिकॉर्ड, अब बताइए, आप तो खेल यहीं पे शुरू हो गया। ये 10 डॉलर जो है ना, किस रेट में करेंगे आप? 83, 84, 82, आज के रेट में, या यार ओपनिंग डेट पे जो था उसी रेट में?
या कल जो रेट रहेगा उसी रेट पे, किस रेट पे करेंगे? तो ये जो है ना, ये वाला अपना जो है अपना क्यूट सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कहता है, सुनो भैया, ओपनिंग जो है स्टॉक वो रिकॉर्ड करिए, ओपनिंग के वक्त जो रेट था उसी के हिसाब से। क्लोजिंग रिकॉर्ड करिए, क्लोजिंग डेट पे जो रेट था उसी पे। तो अलग अलग जो है ना रेट, वैसे बहुत सारी चीजें भी है। तो अलग अलग जो है, अलग अलग रेट पे रिकॉर्ड करना कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। एक मिनट। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बताएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। देखिए, गवर्नमेंट से पैसा जो है ना इतना आसानी से मिलता नहीं। अच्छा, करोड़पति जो होते हैं ना, मिलियनर विलियनर, वो तो पैसों से खेल जाते हैं, गवर्नमेंट से पैसा ले लेते हैं। और ज़्यादा पैसा जब ले लेते हैं, उनको लगता है अब रहने की ज़रूरत ही नहीं है इस देश में, तो चले जाते हैं पैसा लेके। अपना जो विजय मलिया, काफ़ी सारे हैं ना, मेहुल चोकसी और ललित मोदी, बहुत सारे हैं, चलो छोड़ो, तो वो लोग भाग जाते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना लेना इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट जिसको भी ग्रांट देता है ना, बहुत सारा हिसाब लेके फिर देता है गवर्नमेंट ग्रांट। और आपका जो है ना पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है, हर साल आपको रिपोर्ट देना पड़ता है। तो ये ग्रांट जो है, कभी कैपिटल ग्रांट होता है, क्रैश कैपिटल में कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट का जो ग्रांट होता है ना, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट का जो ग्रांट, सॉरी यार यार, जो ग्रांट है, समझ लीजिए आपने एक मशीन खरीदा है। क्या खरीदा है? मशीन। आपको क्या शुरू करना है? आपको शुरू करना है एक डायरी फार्म। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया है? ग्रांट दिया है। मशीनरी का जो प्राइस है ना, वो है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का है। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करिए, आप 40 लाख रुपए लगाइए, और मैं हम क्या करते हैं, आपको 10 लाख रुपए दे देते हैं। तो ये जो 10 लाख रुपए दिया है ना, तो देखिए, ये 10 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दे दिया। अच्छा, अब ऐसे भी तो हो सकता है, ये जो डायरी फार्म का जो मालिक है, वो बहुत चालाक भी तो हो सकता है, लोमड़े किस्म का। तो उसने अगर नेक्स्ट ईयर, ये जो है नेक्स्ट ईयर समझ लीजिए, ये 2020 में लिया था, तो 2021 में, 2021 में अगर उसने ये मशीन बेच दिया 40, अच्छा देखिए उसके पॉकेट में कितना पैसा गया था, उसके पॉकेट से गया था 40 लाख रुपए, उसने ये 45 लाख रुपए में बेच दिया। उसके पॉकेट से गया था 40 लाख रुपए, लेकिन उसे मिल गया 45 लाख। और जिसने खरीदा है ना, उसे भी फायदा हो गया, कितने रुपए का? 5 लाख, लगभग 5 लाख रुपए का, क्योंकि मशीन नया ही है, 50 लाख का मशीन है, उसने बेचा 45 में। तो विन विन सिचुएशन हो गया ना, जिसने खरीदा उसका भी फायदा हो गया, जिसने बेचा उसका भी फायदा हो गया। अब गवर्नमेंट कहता है, देखो भैया, हमने जो 10 लाख रुपए दिया है ना, वो क्या तुमको ऐसे ही दिया है मुफ्त में? अपना पैसा अभी लौटाओ, ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, यही फ्रॉड काम में लग जाएंगे, जिंदगी में बिजनेस प्रोफेशन सब कुछ छोड़ देंगे, यही प्रोफेशन बना लेंगे अपना प्रोफेशन, चोरी चोरी, ठीक है? अरे भैया, चोरी नहीं, चोरी कह रहा हूँ, ठीक है? क्या क्या सुन लेते हो तुम लोग, चोरी है, ठीक है? तो ये जो गवर्नमेंट का जो 10 लाख रुपए है, ये कहा गया, क्या है ये, पानी 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 में गया। तो गवर्नमेंट कहता है नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो इससे बचने के लिए आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो है ना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, देखो भैया, हम तो तुम्हें दे देंगे ना, जैसे कि ये है 10 लाख रुपए, हमने तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिया। तुम एक काम करो, ये मशीन का अगर लाइफ टाइम जो है ना, इसका लाइफ अगर 10 साल का है, 10 ईयर्स का है, तुम्हें करना क्या है? तुम उस 10 लाख रुपए को 10 से डिवाइड करो। कितना आता है? 1 लाख। तो तुम जो है
हर साल पर ईयर 1 लाख रुपए तुम डेप्रिसिएशन, सॉरी, अपना जो है एसेट है, एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करो। और ये जो हमने ग्रांट दिया है ना 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का जो ग्रांट दिया है, उसे अलग से एक अकाउंट बना के, एक फंड बना के उसी में रखो। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने 1 साल यूज किया है, अगर तुमने मशीनरी 1 साल यूज किया है फिर बेच दिया, तो फंड में से 10 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए गया, रहेगा कितना, 9 लाख। अगर 2 साल यूज किया तो और 1 लाख जाएगा, रहेगा कितना, 8 लाख। अगर और 1 साल किया तो रहेगा कितना, 7 लाख। तो गवर्नमेंट कहता है अगर तुमने तीसरे साल पे जाके बेच दिया तो तुम्हारे फंड में अभी भी हमने जो पैसा दिया था, अभी भी तुम्हारे पास वो पैसा कितना है, 7 लाख रुपए अभी भी बचा हुआ है। तुम क्या करो, वो 7 लाख रुपए हमें लौटाओ। ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है। पैसा लौटाओ। गवर्नमेंट का पैसा कोई नहीं ले सकता, हम तुम्हारा पैसा लेंगे, ठीक है, तुम नहीं ले सकते। चलो ठीक है, ये 7 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसी चीज से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन है ना, वही बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अब आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट जब किया, इन्वेस्टमेंट के वक्त, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में है? पता चलेगा किसी को क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है? किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो है ना, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता, ये एक साइकोलॉजिकल क्या है, मैटर है। कैसे, मैं बताता हूँ साइकोलॉजिकल। ये इन्वेस्टमेंट वगैरह ना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब अपना दिल का मामला है, दिमाग का मामला है। आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था ना, तब आपको लग रहा था कि ये मैं 6 मंथ के लिए कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। जब 6 महीना कंप्लीट हो गया, तो आपने सोचा नहीं, ये 6 महीना तो हो गया, चलो और 1 साल रख लेते हैं। तो ये कितने साल के लिए हो गया, ये 1.5 साल के लिए हो गया। ये बन गया क्या, लॉन्ग टर्म। ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, और ये हो गया शॉर्ट। आपने कुछ किया क्या अकाउंट्स में? कुछ नहीं किया, खाली अपना डिसीजन बदला है कि ये इतने दिन के लिए रखना है या उतने दिन के लिए रखना है। तो ये डिसीजन के ऊपर होता है, ये शॉर्ट है, लॉन्ग है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितना रूल्स रेगुलेशन है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, किसमें कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, बैलेंस शीट में कितना दिखाना है, इसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगर आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर अगर कहीं से डिविडेंड, कुछ प्रॉफिट, इंटरेस्ट कुछ भी मिल रहा है, तो आप कहाँ दिखाएंगे, कितना अमाउंट दिखाएंगे, वही बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ठीक है, अब है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एमालगमेशन। पता है ना एमालगमेशन क्या है? क्या है एमालगमेशन? मार्जर, एक्विजिशन, एमालगमेशन सुना तो होगा। क्या होता है एमालगमेशन? समझ लीजिए, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी। तीनों के अंदर, तीनों का क्या हो गया, तीनों का आपस में गड़बड़ हो जाएगा रे भाई। 3 लोग कैसे आएंगे? चलो समझ लो, हो गया, 3 लोग है, हो गया, मैनेज कर लेंगे। नहीं नहीं, अ, बड़े हरामी हो तुम लोग। 3 देख रहे हो फिर भी खुश हो रहे हो, क्या क्या समझ लेते हो। चलो ठीक है, दो ही है, दोनों के बीच प्यार हो गया। अब क्या करेंगे दोनों? इन लोगों ने मिलके ना, इनका नाम था मिस्टर ए लिमिटेड। ये ए लिमिटेड थे, और ये कौन है, मिस बी लिमिटेड है। तो दोनों ने मिलके बना लिया अपना क्या, ए बी लिमिटेड। एमालगमेट हो गए। तो एमालगमेशन जब होगा ना, तो ए लिमिटेड के पास भी तो कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज होगा, है कि नहीं? इनके पास एसेट भी होगा, लाइबिलिटीज भी होगी। और बी लिमिटेड के साथ भी सेम वही होगा, इनके पास भी एसेट होगा,
लायबिलिटीज भी होगी। अब ये जो है ना लायबिलिटीज, अब ये सब का सेटलमेंट कैसे होगा? ये एसेट लायबिलिटीज, यहाँ का एसेट लायबिलिटीज, सॉरी आपको बी लिमिटेड का दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरा मुझे जो है, बी लिमिटेड का जो है दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये बी लिमिटेड का ये जो है एसेट लायबिलिटीज है, तो उन दोनों के बीच ना सेटलमेंट कैसे होगा, ताकि दोनों मिलके कोई घफला ना कर पाए, ठीक है, कोई चोरी ना कर पाए। वही बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की तुम लोग ऐसे ऐसे करो, यही सिस्टम से अमलगमेट करो आपस में। दोनों के बीच प्यार हो गया, ऐसा नहीं कि सबको छोड़ छाड़ के चले जाओ या सब लेके भाग जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं, और बाकी फॉर द फ्यूचर बेस्ट ऑफ लक, यही बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ठीक है। अब आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 क्या बताता है? एम्प्लॉय बेनिफिट्स। क्या है एम्प्लॉय बेनिफिट्स? एम्प्लॉय बेनिफिट्स में जैसे कि अपना सैलरी हो गया, सैलरी आता है, वेजेस आता है, अगर पेंशन दे तो वो भी आएगा, पेंशन, ईटीसी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो वही आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट्स में। तो अब जो है कंपनी वाले क्या करेंगे, चालाकी कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। 10 लोग हैं, 20 लोगों का सैलरी दिखा देंगे कि 20 लोगों को दे दिया। अब एक्सपेंस ज्यादा होगा, नेट प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम देंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 कहता है तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, हम बताएंगे कैसे रिकॉर्ड करना है, जैसे बताएंगे चुपचाप वैसे करना, ठीक है। यही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 का काम। दूसरा लास्ट है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए दे दिया, 15 तक ही काफ़ी है। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या है? अब अगर कहीं से लोन लेंगे ना, तो लोन के लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, इंटरेस्ट जब देंगे, इंटरेस्ट क्या होता है? अपना एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट देंगे। तो वही हो रहा है आफ्टर ऑल, जाके क्या प्रॉफिट कम हो रहा है, नेट प्रॉफिट कम हो रहा है इंटरेस्ट जब देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में दिखाएंगे ना, डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे कि इंटरेस्ट दे दिया, अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब ऐसे भी तो हो सकता है ना, कुछ लोग क्या करेंगे, चाचा से ले लेंगे, क्योंकि चाचा, चाचा से ले लिया पैसा, मामा से ले लिया, मामा से ले लिया, किससे लिया? मामा से, या अपना भाई से ले लिया, और कहता है कि चाचा ने बताया है उनको 80% इंटरेस्ट देने के लिए। भाई साहब 80%, मामा ने कहा चलो मैं तुम्हारा मामा हूँ 50% दे देना। भाई कहता है भाई मैं तो तेरा ही हूँ ना, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। एक काम करना, तू 100% ही दे देना इंटरेस्ट। तो अब समझिए, ये 80%, 50%, 100% का अगर इंटरेस्ट कोई दे रहा है, प्रॉफिट क्या बचेगा? एट द ईयर एंडिंग प्रॉफिट में कितना फर्क पड़ेगा, कितना इफेक्ट आएगा प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, समझ रहे हो ना आप? तो ऐसे भी कर सकते हैं, पता भी तो नहीं चलेगा ना। तो चाचा भी बता देंगे कि हाँ हमें 80% चाहिए, मामा भी बता देंगे हाँ हमें 50% चाहिए, भाई तो कहेगा हाँ मैंने लिया है 100%। तो ये जो है ना, ये सब कंट्रोल करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, कहता है नहीं, चाचा मामा दादा भैया तुम्हें पता है कौन 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 अपना कौन पराया है, ये तुम्हें पता है। इंटरेस्ट रेट किसको कितना देना है, और कौन सा इंटरेस्ट रेट हम अलाउ करेंगे, वो बस हमें ही पता है। तुम ज्यादा चालाक मत बनो, हम बताएंगे तुमको। तो ये काम किसका है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का है। अब देखते हैं अपना जो है ना, मैंने बताया था आपको निमोनिक्स देंगे। निमोनिक का क्या मतलब है? जो शॉर्टकट है ना वही देंगे, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि मैंने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, आपको यह याद रखना, आपको खाली नाम याद रखना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंटरीज, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टरीज। तो आपको जो है ना, ये कैसे याद रखेंगे? आपको अगर ये सब लिखना है ना, थोड़ा बहुत अगर रिकॉर्ड करना है, तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, स्टॉप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। कहीं लगे कि आपको एग्जाम्पल रिकॉर्ड लिखना है तो लिख लीजिएगा, शायद आपको कोई फायदा मिल जाए। अच्छा, सब्सक्राइब भी तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब कैसे याद करेंगे? देखिए शॉर्टकट,
पहले जो है ना, हम अल्फ़ाबेट का जो सीरियल नंबर है ना, अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी, डी उसी हिसाब से रखेंगे। ए का सीरियल नंबर क्या है? 1 है, बी का सीरियल नंबर क्या है? 2 है, सी क्या है? 3 है। तो ऐसे ही याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो पहले जो है ए फॉर नंबर 1 ए फॉर अकाउंटिंग। ए फॉर क्या है? अकाउंटिंग। आपको ऐसे लिखना है ए फॉर क्या है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से क्या आ रहा है? अकाउंटिंग से आ रहा है ये अकाउंटिंग पॉलिसीज। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और शायद आसानी हो। ठीक है, क्या है? अकाउंटिंग, ए फॉर अकाउंटिंग। अब आइए बी, बी फॉर बॉल। है, कैसा कलर है भाई? दो कलर हो गए। चलिए ठीक है, ये बॉल क्या है? अब बॉल तो कुछ कुछ तो मिला नहीं। ये बॉल इन्वेंट कैसे हो गया? हाँ समझिए, बॉल क्या है? बॉल है एक आइटम। चेंज करना पड़ेगा कलर। भैया जी डेड हो गए। बॉल क्या है? बॉल है एक आइटम। तो आइटम से ही हम याद रखेंगे क्या है? इन्वेंटरी। बॉल क्या है? बॉल एक आइटम है, एक चीज है। बॉल का ओपनिंग स्टॉक, बॉल का क्लोजिंग स्टॉक, बॉल कितना है, बॉल कितना परचेज किया था, अब कितना है, वो क्या है? अपना इन्वेंटरी, बी फॉर बॉल। अब सी, सी फॉर कैश। कैश से कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब आइए डी, डी फॉर क्या है? डी फॉर डेंजर। डी फॉर डेंजर है। डेंजर का क्या मतलब? डेंजर का मतलब है कंटिजेंसी, डर का माहौल, पूरा डर का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। डेंजर, डेंजर। डी फॉर क्या है? डी फॉर डेंजर। डेंजर का मतलब कंटिजेंसी है। डरिए मत, डरिए मत। अब ये देखिए, कहाँ तक आए थे हम? डी, डी के बाद ई, ई से अर्निंग, ई से अर्निंग, ई से क्या है? अर्निंग। अर्निंग का मतलब क्या है? अर्निंग, ये देखिए, नेट प्रॉफिट। आपने अर्निंग किया, फिर आपको नेट प्रॉफिट मिला। ई फॉर अर्निंग, ई फॉर क्या है? ई फॉर अर्निंग, अर्निंग से नेट प्रॉफिट मिला, याद रखना। ई फॉर अर्निंग, अर्निंग से नेट प्रॉफिट मिला, हो गया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ये जो है ना, ये हम स्किप करेंगे। ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अब ई के बाद आता है एफ, लेकिन हम यहाँ पे एफ नहीं देंगे, ये हम स्किप कर रहे हैं। याद रखना होगा आपको। तो 7 से फिर शुरू करेंगे एफ। एफ से क्या होता है? फ्लैट। हमने एक फ्लैट खरीदा है, ठीक है। तो ये जो है फ्लैट, फ्लैट से रिलेटेड क्या है? कंस्ट्रक्शन। फ्लैट से आता है फ्लैट का कंस्ट्रक्शन, याद रखना। फ्लैट, फ्लैट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फ्लैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। फ्लैट का कंस्ट्रक्शन हो गया, फ्लैट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये क्या है? फ्लैट, फ्लैट का कंस्ट्रक्शन। एफ, एफ के बाद क्या है? जी, एफ के बाद क्या है? जी। ये तो है नहीं एट, एट को तो पहले ही काट दिया हमने, खत्म। उनका क्या हो गया था? हमने देखा है पहले, उनका रिप हो गया, रेस्ट इन पीस हो गए, क्यों पड़े उन्हें? तो ठीक है, एफ फॉर फ्लैट। एफ के बाद क्या आता है? जी, जी से है अपना ग्रॉस, जी से है ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम। और इनकम का मतलब ही तो है ना रेवेन्यू। ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम से है क्या? रेवेन्यू। याद हो जाएगा ना? ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम से क्या है? इनकम मतलब है रेवेन्यू, ग्रॉस इनकम रेवेन्यू। ग्रॉस। जी के बाद आता है क्या? जी के बाद आता है एच, एच से है हाउस। हाउस कहिए या हाउस बिल्डिंग कहिए, ये हमारे लिए होता है फिक्स्ड एसेट होता है। अपना घर जो है ना, वो फिक्स्ड एसेट होता है। क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। एच से हाउस बिल्डिंग, एच से हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट है। हाउस बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, हो गया हाउस बिल्डिंग। एच के बाद क्या है?
एच के बाद है आई। आई से इटली, इटाली, जो भी कहिए, इटली कहिए, इटाली कहिए। तो इटली जो है ना, इटली हमारे लिए क्या है? हमारे लिए फॉरेन है। इटली हमारे लिए क्या है? फॉरेन है, तो फॉरेन से आएगा क्या? फॉरेन से आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आई के बाद क्या होता है? आई के बाद होता है जे। जैसे झारखंड, झारखंड ग्रांट। तो झारखंड ग्रांट, इसका मतलब झारखंड गवर्नमेंट ग्रांट, झारखंड का गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। तो यहां से आया गवर्नमेंट ग्रांट। झारखंड याद रखना, झारखंड गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये आया गवर्नमेंट ग्रांट। अब क्या है? ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। जे के बाद क्या है? जे के बाद है के। के से कर्नाटका, कर्नाटका इन्वेस्टमेंट। कर्नाटका इन्वेस्टमेंट। तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट आ गया। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, कर्नाटका इन्वेस्टमेंट। अब देख लीजिएगा कैसे याद हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको मेमोराइज हो रहा है, याद होता रहेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है? ये है एमालगमेशन। और के बाद क्या आता है? के बाद आता है एच आई जे के, आता है एल। एल से आता है लाभ। लाभ फॉर एमालगमेशन, लाभ फॉर एमालगमेशन, एमालगमेशन। लाभ फॉर एमालगमेशन। लाभ में दो लोग आपस आते हैं, और एमालगमेशन में भी दो चार मिलके, पांच मिलके, जितने भी साथ मिलके कंपनी फॉर्मेशन फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है लाभ फॉर एमालगमेशन। क्या क्या हो गया? लाभ फॉर एमालगमेशन। अब आते हैं अपना नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट। कहाँ तक गए थे हम? एल। एल के बाद क्या है? एम। एम से मैन, एम से है मैन। तो हम बताएंगे मेंस बेनिफिट, मेंस बेनिफिट, मेन से मेंस बेनिफिट। तो मेन से मेन का मतलब एम्प्लॉई, मैन का मतलब एम्प्लॉय। अच्छा, कुछ लोग अब ये हो सकता है ये बताया कि सर ये मैन तो वुमेन भी तो हो सकते हैं, इसमें एम्प्लॉय तो वुमेन भी हो सकते हैं। अरे भैया, मैं थोड़ी बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय खाली मैन है। मैं तो याद रखने के लिए निमोनिक शॉर्टकट बता रहा हूँ। मेंस बेनिफिट जब याद आएगा तुम्हें, जब याद कर लोगे, तो इससे तुम्हें ये भी याद हो जाएगा ये एम्प्लॉय बेनिफिट है। मेंस का सीरियल नंबर देखो, पता है 6 मिस हुआ है, तो कैसे देखना है? मेमोराइज करो, आसानी से हो जाएगी। अब ये क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। एम के बाद क्या है? एन है। एन से लिखिए, ये करिए नेशनल, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक इंटरेस्ट। अरे भैया, क्या हो गया तुम्हें? नेशनल बैंक इंटरेस्ट। तो ये जो है बैंक इंटरेस्ट, नेशनल बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट से आया बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट आया क्या? नेशनल बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। क्या होता है? जब बोरो करते हैं तो उससे, मैंने बताया था ना, लोन लिया, इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना पड़ा, वही है ना बोरोइंग कॉस्ट। तो जब नेशनल बैंक इंटरेस्ट आपको याद आएगा, तो तुरंत ये क्लिक करेगा बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है। और कुछ बाकी है? अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना हो, तो जरूर कमेंट में पूछो।
मैं अलग से ज़रूरत पड़े मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। जितना भी डाउट है ना, सब डाउट मिला के 2-3 वीडियो का डाउट एक साथ मिला के मैं वीडियो बनाऊँगा और एक-एक का मैं कोशिश करूँगा, पूरा ट्राई करूँगा मैं अपना 100% देने की, और जितना भी डाउट है, सब मैं सॉल्व करूँगा एक-एक करके। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना। आप रुक क्या करिए, नोट बना लीजिए सही से, रिकॉर्ड कर लीजिए और पॉज़ करके भी लिख सकते हैं। कहीं अगर कन्फ्यूज़न हो, देख सकते हैं फिर। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।